नमस्कार। जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ के इस आखिरी साप्ताहिक कार्यक्रम में, जो कि हमारा आज ये चौथा दिन है, इसके बाद हमारे सेंटर की तरफ से और थेरेपिस्टों की तरफ की जो गतिविधियां हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद अन्य कार्यक्रम हैं जो आपके सामने आएंगे। तो आज हम बात करेंगे आप सभी से कि थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और अभिभावकों को अभी तक आपने सुना। एक्टिविटी का क्या महत्व होता है, कल इस बारे में हमारे थेरेपिस्टों के साथ आप सभी से चर्चा हुई थी। अब उन सारी एक्टिविटीज को हम आपके सामने करा के दिखाएंगे कि किस एक्टिविटी को कराने से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, उस एक्टिविटी को कराने का परिणाम क्या आएगा। और आज इस एक्टिविटी ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगी वेद फाउंडेशन की सीनियर एक्टिविटी ट्रेनर ममता यादव, और मैं आपको बताऊंगा कि हर उस एक्टिविटी के कराने से बच्चों की बॉडी पे क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इस YouTube चैनल पे जो भी हमको देख रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सेरेब्रल पाल्सी के विषय में, नवीनतम प्रबंधन के विषय में और नई नई जानकारियां सेरेब्रल पाल्सी के विषय में आपको समय समय पे दी जाती हैं, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपकी कोई समस्या आपके बच्चे से संबंधित है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे बच्चे की अपनी वीडियो भेजकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाके अपने बच्चे से संबंधित समस्या हमसे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं और बात करते हैं तमाम एक्टिविटीज की, और उन एक्टिविटीज के कराए जाने के बाद उनमें क्या सकारात्मक परिणाम वो हमें देते हैं, उसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो आपके सामने इस समय दिखाई जा रही है, ये जिम मशीन में बच्चों के पैर को ऊपर की तरफ उठवाया जाता है। हमारा प्रयास ये होता है कि बच्चे इस एक्टिविटी को स्वयं से करें, पर शुरू में यदि करने में कठिनाई आती है तो ये एक्टिविटी ट्रेनर के द्वारा कराई जाती है। जिन बच्चों में खड़े होके चलते वक्त वो अपने घुटने को झुका लेते हैं या घुटने झुके हुए रहते हैं, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में क्राउच गेट बोलते हैं। क्राउच गेट में ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस एक्टिविटी को कराने से बच्चे अपने पैरों को सीधा करके चलना सीखते हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी, किसी भी प्रकार की विकृति उनके पैरों में डेवलप नहीं हो पाती है। तो इस एक्टिविटी को हर उस बच्चे को कराना है जिसको क्वाड्रिसेप्स की जो मसल होती है, जो पैरों को सीधा करती है, उसमें वीकनेस हो, कोर की मांसपेशियों में वीकनेस हो। इसको करने से उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है अपने खड़े होने और चलने के प्रति। और इस एक्सरसाइज को अगर अच्छे से कराया जाए या घर पे अच्छे से किया जाए तो निश्चित तौर पे जो बच्चे घुटने झुका कर चलते हैं वो अपने घुटने को सीधा करके चलना शुरू कर देते हैं। ये जो एक्सरसाइज आपके सामने कराई जा रही है, ये उठक बैठक कराया जा रहा है बच्चों को, सिट एंड अप। ये भी उन बच्चों को कराया जाता है जिनको खड़े होने में, जो अपने घुटने को झुका के चलते हैं, जिनके क्वाड्रिसेप्स मसल में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। ये एक्सरसाइज कराने के बाद बच्चे स्वतः ही अपने पैरों को सीधा करके चलना शुरू कर देते हैं। उनके कोर की जो मांसपेशियां होती हैं, लोअर लिम्ब की जो मांसपेशियां होती हैं, और खासकर वो मांसपेशियां जो एक्सटेंसर ग्रुप की होती हैं, जो पैरों को सीधा रखने में सहायक होती हैं, उन मांसपेशियों में बहुत अच्छी ताकत आनी शुरू हो जाती है। और बच्चों में देखा जाए तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है उनको खड़े होके चलने के लिए। इसके लिए ये स्टैंडिंग बार बनाया गया है, जिसको पकड़ के बच्चे आसानी से उठक बैठक करना सीखते हैं। कुछ दिन एक्टिविटी ट्रेनर के द्वारा ये एक्टिविटी कराई जाती है। इसके बाद कुछ दिन के बाद
इस एक्टिविटी को बच्चे को स्वतः ही करने के लिए बोला जाता है। जब बच्चा स्वयं से ये एक्टिविटी करने लगे और पूरे घुटने को खुद से सीधा करने लगे तो निश्चित तौर पे आप यह समझ लीजिए कि अब बच्चा जब चलेगा खड़े होके तो वो अपने पैरों को बिना झुकाए चलना सीख गया है और उसके पैर में काफी ताकत आ चुकी है। ये पैरेलल बार होता है जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और इसकी वीडियो कई बार सेंटर में आप लोगों को दिखाई गई है। इसमें उन बच्चों को चलाया जाता है जिनकी सीजरिंग गेट होती है, वो कैंची नुमा पैर करके चलते हैं। और ये जो आगे ग्रीन कलर का हर्डल रखा जा रहा है, इसको क्रॉस करके चलने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों की जो लिफ्टिंग की पावर होती है वो डेवलप होती है और इसमें जो सीजरिंग गेट होता है वो कम होता है और जो बच्चे उनके एक्सटेंसर ग्रुप की मसल वीक होती हैं, जो पैरों को सीधा करती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। तो ये एक्सरसाइज उन सभी बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो कैंची मार के चलते हैं और वो बच्चे जो घुटने को झुका के चलते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज खास तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसको कराने से कैंची नुमा पैर करके चलने वाले बच्चे उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, कैंची मार के चलना कम करते हैं और जो बच्चे घुटने झुका के चलते हैं वो अपने घुटनों को सीधा करके चलना सीख जाते हैं। ट्रेडमिल वॉक उन सभी बच्चों को कराना आवश्यक है जो जीएमएफ CS 2 के होते हैं। जीएमएफ CS 2 के बच्चों को ट्रेडमिल वॉक कराने से उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज होता है, एंड्योरेंस पावर बढ़ती है, उनकी जो लंग्स कैपेसिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है और जो चलने की जो क्षमता होती है उसमें काफी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। जो बच्चे अपना बैलेंस नहीं बना पाते चलते वक्त, उनका बैलेंस भी बेहतर इम्प्रूव होता है ट्रेडमिल वॉक कराने के बाद। ट्रेडमिल वॉक शुरू में एक्टिविटी ट्रेनर के द्वारा कराई जाती है और जो बीच में आप देख रहे होंगे डिवाइडर, ये इसलिए रखा जाता है कि यदि बच्चे कैंची नुमा पैर करके चलते हैं या सीजरिंग गेट के बच्चे हैं तो उनकी इस समस्या को हम थोड़ा कम कर सकते हैं इस तरह के प्रबंधन के द्वारा। तो जब भी हम ट्रेडमिल वॉक कराएंगे तो हमें ये भी देखना आवश्यक है कि बच्चा किस जीएमएफ CS से आता है। अगर वो 2 या 3 का है तो ही हम कराएंगे, इसके बाद वाले जीएमएफ CS में ट्रेडमिल वॉक बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस तरह के वॉक कराते वक्त 1-2 सावधानियों का हमें ध्यान देना है। कभी भी इस तरह से चलते वक्त देखना है कि बच्चा कहीं गिरने न पाए और उसके पैरों में पावर कितनी है, उन सब चीजों को समझते हुए हमें ये एक्टिविटी करानी है। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों का संतुलन, एंड्योरेंस, कॉन्फिडेंस, पावर, गेट पैटर्न, ये सब कुछ इम्प्रूव होगा। सही ढंग से चलना सीखेंगे, नियंत्रण में चलना सीखेंगे, चलने में उनके तेजी आएगी और जो कोर की मांसपेशियां होती हैं उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगली जो एक्टिविटी है वो है स्टेयर क्लाइंबिंग। स्टेयर क्लाइंबिंग उन बच्चों में बहुत आवश्यक होती है जिनमें प्री वॉक की जो स्टेज में जो बच्चे होते हैं। अगर कोई बच्चा प्री वॉकिंग के स्टेज में है तो प्री वॉकिंग के स्टेज में सीढ़ी पे चढ़ाना और सीढ़ी से उतरना सिखाना ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस एक्टिविटी से हम बच्चों की जो कोर की मांसपेशियां होती हैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। पैरों की जो मसल्स होती हैं जो कि पैर को सीधा रखती हैं उनमें बहुत अच्छी ताकत आती है और बच्चे में लिफ्टिंग आती है जिससे कि वो चलते वक्त अपने पैर को उठा के चल सके। बच्चे का कॉन्फिडेंस, एंड्योरेंस, पावर ये सब बढ़ता है और ये एक्सरसाइज आप आसानी से घर में भी अपने बच्चे को करा सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जब वह अपने पैरों को उठा के रख रहा है तो शुरू में उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी ट्रेनर के द्वारा कराया जा रहा है। अगर शुरू में हम उसके पैरों को सही ढंग से उठा के रखना सिखाते हैं तो कुछ दिन के बाद वह स्वतः ही इस एक्टिविटी को स्वयं से करने के लिए रेडी हो जाता है और वह स्वयं से कर सकता है। तो स्टेयर क्लाइंबिंग में भी जीएमएफ CS की जब बात करेंगे
तो मुख्य रूप से 2 या 3 तक GMAP CS को ही हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, 4 या 5 को नहीं करेंगे। और इस एक्टिविटी के कराने के फायदे ये हैं कि बच्चा स्वयं से इंडिपेंडेंट वॉक करना सीखता है, बच्चे की जो कोर की मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस और एंड्योरेंस बढ़ता है। इसको हम क्रैब वॉक एक्सरसाइज बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा उन बच्चों में कराया जाता है जिनको हैंड फंक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जिनके अंगूठे अंदर की तरफ और फिंगर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको कोर मसल्स की प्रॉब्लम होती है। कोर मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, हैंड फंक्शन को इनहेंस करने के लिए, और बच्चा यदि क्रॉलिंग नहीं कर पाता है तो क्रॉलिंग में भी इस एक्सरसाइज से काफी मदद मिलती है। इस एक्सरसाइज को उन बच्चों में कराना है जो घोड़ा बन के नहीं चल पाते हैं, जिनके हैंड फंक्शन बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, जिन बच्चों की कोर की मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अगर उन बच्चों में ये एक्सरसाइज कराई जाए तो निश्चित तौर पे उनका हैंड फंक्शन बहुत बेहतर हो सकता है, घोड़ा बन के चलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, कोर की मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और बच्चों का जो मोटर कौशल का जो विकास है वह इन सब एक्टिविटीज को कराने के बाद बहुत ही तीव्र गति से होना शुरू होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बैठना नहीं जानते हैं या बैठने में उनको समस्या होती है, तो बिठाते वक्त कई प्रकार की सीटिंग कराई जाती है और हमें हर प्रकार की सीटिंग बच्चे के अंदर करानी है। ये 1 लेग सीटिंग है। इसके पहले बच्चा जिस पोजीशन में बैठा था उसको पद्मासन या क्रॉस लेग सीटिंग बोलते हैं। इसमें अगर बच्चा दोनों हाथ को नीचे नहीं कर पा रहा है तो उसको हम गेटर देंगे। कभी कभी बच्चे जानबूझ के हाथों को नीचे नहीं रखना चाहते हैं। ये लॉन्ग सिटिंग होती है जिसमें दोनों पैर सीधे रहेंगे और बच्चे के दोनों हाथ वो अपने बगल में रखा रहेगा। तो पहली हमने आपको पद्मासन के बारे में बताया, दूसरा 1 लेग सिटिंग, तीसरा ये लॉन्ग सिटिंग है जिसमें बच्चे को बिठाया गया है, चौथा ये रिंग सिटिंग बोलते हैं इसको। रिंग सिटिंग में बच्चे को बिठाने से उसका जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो ज्यादा बड़ा उसको मिलता है और बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा बड़ा मिलने की वजह से बच्चों का जो बैठने का तरीका होता है वो काफी बेहतर ढंग से अपने आप को जमीन पे काफी लंबे समय तक बैठ के रोक सकते हैं। अगली जो सिटिंग है वो पद्मासन है। पद्मासन में दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के बिठाया जाता है। इस सिटिंग को उन बच्चों को भी कराना चाहिए जो लंबे समय तक डब्ल्यू सिटिंग में बैठे रहते हैं, जिससे उनके कूल्हे में समस्या आ जाती है। अगर उन बच्चों को इस सिटिंग में बिठाया जाए तो काफी फायदा होता है। और उन बच्चों को भी बिठाना चाहिए जो कैंची मार के चलते हैं और उनके जो अडक्टर्स की मसल होती है वो टाइट होती है। फिर ये स्क्वेटिंग है। स्क्वेटिंग पोजीशन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जो एड़ी को उठा के चलते हैं या पैरों में डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है। तो हमें ये देखना है कि अगर डिफॉर्मिटी किस लेवल पे है तो इस सिटिंग में हमें कई प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं। ये कई तरीकों की सिटिंग के बारे में आप सभी लोगों से बात हुई। इसमें बच्चे को बिठाने से वो सिटिंग को बेहतर तरीके से एडॉप्ट करता है और धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है। आज जिस विषय में हमने आप सभी से बात की या जो भी प्रैक्टिकल करके आप सभी के सामने जो जो एक्टिविटी दिखाई गई, यदि देखा जाए तो सेरेब्रल पाल्सी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं सब एक्टिविटीज का है जिससे हम बच्चों को समाज की मुख्य धारा में आत्मनिर्भर बना के जोड़ पाते हैं, उनके मोटर कौशल को हम डेवलप करा पाते हैं बेहतर ढंग से। और वेद फाउंडेशन की सीनियर एक्टिविटी ट्रेनर मिसेस ममता यादव हमारे साथ हैं, कई वर्षों से यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी ट्रेनिंग करा रही हैं, तो उनसे कुछ बातें हम जरूर करेंगे। उस विषय में बात करना आवश्यक है कि जो वो काम करती हैं उस काम को करने के लिए
या करने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है, या एक्टिविटी ट्रेनिंग पेरेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और एक्टिविटी ट्रेनिंग उस बच्चे के लिए कितना जरूरी है जिसको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। तो ममता, सबसे पहले हमें ये बताओ कि जब बच्चा तुम्हारे पास आता है कोई एक्टिविटी कराने के लिए, तो उसके पहले उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा या गुजरना चाहिए, और जब तुम्हारे पास आता है एक्टिविटी ट्रेनिंग के लिए तो तुम किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हो? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी सीपी का बच्चा मेरे पास आता है तो आने से पहले उसका असेसमेंट मेरे सर द्वारा किया जाता है, और वो बच्चा मतलब किस लेवल पे है उसका असेसमेंट मेरे सर करते हैं, और एक्टिविटी प्लान करके मुझे दिया जाता है और उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ। अब जैसे कोई बच्चा आता है तो एक्टिविटी जो उसकी कराई जाती है, उस एक्टिविटी को उस बच्चे के साथ करते वक्त कभी कोई समस्या भी आती है? यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे कभी कभी कोई बच्चे होते हैं ज़्यादा मतलब वो आते हैं तो ज़्यादा हाइपर होते हैं, या फिर हाँ जी ज़्यादा हाइपर होते हैं, या फिर ज़्यादा मतलब रोते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमको मतलब ध्यान देना होता है कि वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि नहीं। फिर अगर नहीं कर रहा है तो उसमें उसके पेरेंट्स को भी हम ले आते हैं कि जी हाँ। जो एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है सेंटर में किसी बच्चे की, तो ये एक्टिविटी जैसे पिछले 3-4 सालों से एक्टिविटी ट्रेनिंग तुम करा रहे हो बच्चों को, और एक्टिविटी ट्रेनिंग कराने के बाद उनमें क्या उसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, या कितने दिनों में वो उस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ एक्टिविटी ट्रेनर के कराने के साथ वो बच्चे डेवलप करते हैं मोटर स्किल, या घर पे भी कराना जरूरी है? जी नहीं, इसके विषय में मैं बोलना चाहूँगी कि जितना एक्टिविटी ट्रेनर द्वारा यहाँ पर एक्टिविटी कराई जाती है उतनी ही एक्टिविटी घर पे कराना मस्ट होता है, तभी बच्चे में वो चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि मतलब जो बच्चा आया हुआ है घोड़ा बन के नहीं चल रहा है, जी हाँ, और बैठ नहीं रहा है, उसको मतलब जब भी हम यहाँ कराते हैं जो भी चीज़ें कराते हैं उसको घर पे कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे ही कराने से मतलब उतना चीज़ें नहीं आ सकती हैं जब तक उसको 2-3 बार नहीं कराना। जी हाँ, जी हाँ, इस तरह से हम करा सकते हैं। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब जैसे हम उनको गाइड एक हिसाब से तो गाइड ही करते हैं, हमारा काम है करा भी रहे हैं, और हम पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं कि जैसे जो हम करा रहे हैं उसको आपको देखना है और देखकर इसी तरह से जाके घर पे कराना है। कैसे कोई बच्चा हमारे पास आता है तो कैसे ये पता चलता है कि हाँ ये बच्चा अगर कोऑपरेट कर रहा है, तो कितने दिन तक एक्टिविटी यही चलेगी, या फिर कुछ समय के बाद हम एक्टिविटी को बदल देते हैं, या बदलना चाहिए? जी हाँ, जैसे कि मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जिनमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं, जैसे ये भी होता है कि जैसे मतलब आप कितने उम्र में उसको लेकर आए हैं। जैसे बच्चा छोटा है और वो मतलब काम करने की क्षमता उसमें समझ ज़्यादा है, तो वो जैसे जल्दी जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 2.5-3 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा हो गया, आ रहा है, अभी वो बैठ भी नहीं पा रहा है, तो उसको उसके अंदर डेवलपमेंट लाने में, उसको बैठाने में, मतलब घोड़ा बना के रोकने में, घोड़ा बना के चलाने में, उसमें टाइम लग जाता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी उम्र से ज़्यादा हो गया है, तो शुरू से चीज़ें शुरू करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। और जो बच्चे छोटे होते हैं और समझते हैं तो उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब थोड़ा जल्दी आ जाता है। और हाँ, ये भी होता है कि जैसे 2 महीने में, 1 महीने में या 15 दिन में किसी बच्चे में अगर सीटिंग आ गई है तो वो फिर मतलब सर के द्वारा फिर से प्लान चेंज किया जाता है, उसका ओपीडी होता है, देखते हैं सर, फिर इसके बाद बताते हैं कि फिर इसमें आगे क्या करना है, कैसे कराना है। कई लोग जो अभी इस वीडियो को देखेंगे उनको ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा है वो घोड़ा बनकर नहीं चलता, या मेरा बच्चा है घोड़ा बनकर नहीं चलता, तो घोड़ा बना के चलाने के लिए जो एक्टिविटी बताई गई वो कराओ। उनका बच्चा घोड़ा बन के चलने लगा, तो फिर इसके बाद वो खड़े होके भी चलने लगा, या फिर घुटने को सीधे करके चलने लगा, जो जो एक्टिविटीज कराई गई कि इससे बच्चा घुटना सीधा करके चलने लगेगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो उसी एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक कराते रहते हैं।
तो उनको चाहिए कि वो कुछ दिन के बाद इम्प्रूवमेंट आए तो भी, इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो भी एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें कि जो हम अपने बच्चे के लिए करा रहे हैं वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर एक्टिविटी हर बच्चे में नहीं कराई जा सकती है। जैसे कि मतलब कोई बच्चा अगर घोड़ा बन के चल रहा है तो फिर उसको चलाने की जरूरत नहीं है, उसकी दूसरी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि उसको खड़ा करना है, अभी उसका मतलब खड़ा करना है, फिर उसको सिखाना है कि मतलब सेल्फ खड़ा हो रहा है कि स्टिक देके खड़ा करना है, फिर इसके बाद अगर स्टिक पे खड़ा हो रहा है, सेल्फ खड़ा हो रहा है, तो इसके बाद उसको हम चलना शुरू करवाते हैं। जी हाँ, एक एक्टिविटी, जी हर बच्चे में नहीं, जी बिल्कुल नहीं, अलग अलग। जी हाँ, ये बहुत ध्यान देना है आप सभी लोगों को कि अगर जैसे कोई भी वीडियो देख रहा है हमारा, और मतलब सबसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे की कोई भी एक्टिविटी, जहाँ मतलब जो भी एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जा रही है, वो वीडियो देख के ही, सिर्फ वीडियो देख के ही नहीं कराना है। एक बार मतलब जो भी सीपी के एक्सपर्ट हैं उनसे जरूर ओपीडी करा के सलाह ले लेनी है कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सा काम मेरे बच्चे में कराना जरूरी है। सब बच्चों के लिए एक ही एक्टिविटी जरूरी नहीं होती है, हर बच्चे में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल करना पड़ता है। बहुत अच्छे ढंग से ममता ने अपनी चीजों को आप तक पहुंचाया, बहुत अच्छे ढंग से उसने बताया कि जो भी एक्टिविटी कराई जाती है वह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चे में उसी एक्टिविटी को कराया जाए। बच्चों की समस्या के अनुसार, उनकी जो समस्या होती है उसके अनुसार उनमें एक्टिविटी प्लान किया जाता है। और जब भी हम किसी बच्चे में कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं तो दूसरे बच्चों में हो सकता है कि आवश्यकता के हिसाब से एक्टिविटी चेंज हो जाए, दूसरी कोई एक्टिविटी उसमें कराई जाए। तो ये डिसीजन हमें बच्चे के एबिलिटी के हिसाब से लेना है। दूसरी बात, यदि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप अपने बच्चे की समस्या, उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। आपके बच्चे की समस्या के हिसाब से जो भी थेरेपी डिजाइन होगा वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। वेद फाउंडेशन में एक्टिविटी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान है सभी बच्चों में, जो बच्चे यहाँ से ठीक होके गए हैं या जो अभी सेंटर पे हैं और ठीक हो रहे हैं। इस जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम के सफर में सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ हमारा प्रयास यह रहा है कि हम आपको सेरेब्रल पाल्सी के विभिन्न समस्याओं के बारे में जो चिकित्सीय पद्धति होनी चाहिए उसके विषय में क्या सही है और किस किस लेवल पे जाके आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। पिछले 3-4 दिनों से हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। आशा है कि आप सब लोग पूरी श्रृंखला को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, इसके अंतर्गत आने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं और इसमें सही इसका इलाज क्या होना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल मैं आपसे मिलूंगा, सेरेब्रल पाल्सी के विषय में आपसे बात करूंगा। सेरेब्रल पाल्सी की समस्या को कैसे ठीक किया जाए, फ्रॉम द बिगिनिंग, जब बच्चा गर्दन नहीं रोक पाता है तब से लेके बच्चे को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे अपने अगले वीडियो, कल के वीडियो में 5 अक्टूबर दिन रविवार को। हमारे YouTube चैनल से जुड़ना ना भूलें शाम को 5 बजे। और जो भी हमको देख रहे हैं आप सबसे विनम्र निवेदन है फिर से कि सेरेब्रल पाल्सी में नवीनतम जानकारियों के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई समस्या हो या कोई भी प्रश्न हो सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।